कृष्ण ने क्लासेस पीछे अटेंड नहीं किए क्या? सही है सर। सारी की है? अच्छा अच्छा, मैं तेरे को ऑप्शन नहीं दिया, वो मेरे को भेज दियो तू, कुछ नहीं होता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। टॉपिक चल रहा है ये, और 11th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस साल अगर कर लिया ना तो तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा उससे। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं कल फैक्टर्स फैक्टिंग शॉर्टकट में तुम्हें बता चुका हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा उसको और रिवाइंड करूंगा, है ना, और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको, फिर आगे करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है इसके, मैंने बोला कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाया था तुम्हें, 4 फैक्टर पढ़ाए थे तुम्हें उसमें तुम्हें। ऐसे ही इसके अंदर कुछ फैक्टर्स तो कॉमन थे, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ बेस, एक्स यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो नेचर लिविंग ग्रुप क्या होगा, है ना, लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ग्रुप के बारे में, इसके अलावा सॉल्वेंट के बारे में करेंगे हम, सॉल्वेंट के बारे में करेंगे। और लास्ट फैक्टर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आएगा, लास्ट फैक्टर जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या होगा, टेम्परेचर। बस डिफरेंस कहां पे आया, डिफरेंस कहां पे आया, आर एक्स सेम था, वो सब्स्टिट्यूशन में भी था, एलिमिनेशन में भी, लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में भी, एलिमिनेशन में भी। वहां पे न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या है, बेस, यहाँ बेस। सॉल्वेंट वहां पे भी था, सॉल्वेंट यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया, टेम्परेचर। 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 हाँ, टेम्परेचर हाई तो एलिमिनेशन, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखना तुम्हें, टेम्परेचर का फैक्टर है सिर्फ। मैंने कल तुम्हें बताया था SN1 और E1 में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, जहां पे क्वेश्चन में H2O के साथ अगर H2O लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन, H2O के साथ नीचे डेल्टा का साइन बना दिया तो एलिमिनेशन, CH3OH के साथ डेल्टा का साइन बना दिया तो एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन। बल्कि लिख दिया बेस, बल्कि बेस जैसे CH3 होल थ्राइस N, तो चांसेस बढ़ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के और एलिमिनेशन के। रीजन, जो बल्कि वाला बेस होता है, याद होगा किसी को, बल्कि वाला जो लोन पेयर वाला होगा, उसकी टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। स्टेरिक हिंड्रेंस पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का फर्क, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फर्क होता है, बेसिक कैरेक्टर पे थोड़ा कम होता है। तो अभी मैंने मेन तुम्हें जो बताया है, एक हिंट दिया है, अब स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। ये मैं कल तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने कल का रिकॉल किया है। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन नोट्स बना लेना इस साल बहुत ढंग से 11th वाले बच्चे। मैंने वो कल रात को भेजा था, नीट का जो अब एग्जाम होना है, वो देख लेना सब बच्चे। और जो 11th वाले बच्चे हैं, अगर तुम्हारा क्राइटेरिया कुछ हद तक फुलफिल हो रहा है एज वगैरह का, तो तुम लोग भी अपना एग्जाम भर देना, जो बच्चे नीट वाले हैं, सही ना। तो भर देंगे तो उससे एक्सपोजर मिल जाएगा। इस साल अगर तुम्हारे 350-400 नंबर आ जाते हैं तो तुमने काफी अच्छा कर दिया, क्योंकि मई तक तुम्हारे 12th के चैप्टर भी हो जाएंगे। 400 नंबर के आसपास, 400 450 के आसपास सूझना है इस साल, सही ना। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बार पेपर देने से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेपर में कैसे बैठना है क्या नहीं करना, वो सब पता लग जाता है उससे। तो अच्छा, अब स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन में। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड कह लो या स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड कह लो, एक ही बात है। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, RX, नेचर ऑफ RX। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी, E1 पढ़ी, E2 पढ़ी, और E1CB। इन 3 के लिए स्टडी करेंगे मिलकर, E1 E2 E1CB। अगर मैं बात करूं E1 की, E1 के लिए एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कोई भी तुम में से। E1 रिएक्शन के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेट H2O या सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, 2 तरीके की रिएक्शन आती है E1 के अंदर। इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइल क्या आएगा। मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर, जितना जल्दी डिसोसिएट करेगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने इसके अंदर, CO बॉन्ड जितना जल्दी डिसोसिएट करेगा उतनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा। आन्या बोलो। बोला किसी को? देखो, सर IBR PLF। नहीं नहीं वो नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा टर्सरी एल्काइलाइड, क्योंकि उसका कार्बोटाइन स्टेबल और उसका ईज ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा बल्कीनेस आएगी, जिस कार्बन के साथ OH है, उतनी जल्दी वो CO बॉन्ड को वीक करेंगे। बल्कीनेस मेन फैक्टर है, जहां कार्बोकेटाइन डिसाइड नहीं कर पाएगा वहां बल्कीनेस दिखना। ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये तीनों इस CO बॉन्ड को वीक करेंगे।
वीक करेंगे जिसकी वजह से कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा। तो बोलेंगे हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस CO बॉन्ड, more will be the stability of carbocation and hence more will be the reactivity of alkyl halide or alcohol. So 3 degree, 2 degree, 1 degree on the basis of ease of dissociation mainly जो हम बुक्स में लिखते हैं वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा और उतना ज्यादा E1 का रेट होगा, उतना ज्यादा E1 का रेट होगा। रेट ऑफ E1 बता दिया मैंने यहाँ पे, डिपेंड करेगा ईज ऑफ डिसोसिएशन पे और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। दूसरा E2, अब E2 किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट पे, याद है ना। E2 मैंने तुम्हें बताया मैकेनिज्म, दोनों ग्रुप होने चाहिए एंटी, ये हट रहा है देखो इधर CH2Cl, ये ग्रुप हट, ये H को बेस ले जा रहा है B माइनस, ये O RO माइनस लिया मैंने, RO माइनस, इसको ये ले जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, याद आ गया कि नहीं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आई थी, ये आई थी यहाँ ट्रांजिशन स्टेट, डॉट में दिखाना बॉन्ड H, और ये यहाँ पे OR नेगेटिव के साथ जुड़ गया पार्शियली, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये CH2 और यहाँ पे ये Cl निकला और इधर बन गया डॉटेड बॉन्ड। ध्यान आ गया कि नहीं है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी और जो डिपेंड करेगी एल्कीन की स्टेबिलिटी पे, ये एल्कीन बनेगा, एल्कीन, ये एल्कीन बनेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतनी स्टेबल उसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतनी स्टेबल उसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, है ना, उतनी स्टेबल उसकी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट, और उतना ज्यादा रेट होगा E2 की तरफ। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, सेम, किसने बोला आंसर, सेम। और अच्छे मांग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेम, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कह लो या एल्कीन की स्टेबिलिटी कह लो, दोनों के केस में हाइपर कंजुगेशन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये यूजुअली होगा, ये ऑर्डर चेंज तो आएगा ही आएगा, रेजोनेंस से बहुत सारे फैक्टर्स और भी देखते हैं, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना है चाहे वो E1 हो या E2 हो, इन बोथ द केसेस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड इज 3 to 1। अब दिमाग में तुम्हारे यही रहना चाहिए, पूरे फैक्टर तुम डिटेल में थोड़ी स्टडी करोगे, ये दोनों चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। जिसको मैकेनिज्म पता है वो अपने आप रीजन बना लेगा, जिसको मैकेनिज्म पता है वो रीजन अपने आप बना लेगा। तो E1 हो या E2 हो आंसर सेम है ना, इवन। और तुम्हें ध्यान होगा SN1 SN2 में क्या आंसर सेम था, SN1 नो सर, SN2 में क्या आंसर सेम था, नो सर। हाँ SN1 में 3 to 1 और SN2 में 1 to 3, याद आ गया कि नहीं। यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें E1CB, E1CB, E1CB का अगर तुम्हें मैकेनिज्म याद हो तो उसके अंदर पहले क्या हटाते थे, E1CB के अंदर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, आजकल इसके क्वेश्चन आ रहे हैं IIT मेंस में और नीट में दोनों में, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। इसका हिमांक बता जल्दी से, इसका ऑर्डर क्या है और इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, नीट लेवल बिल्कुल। सर इसका ऑर्डर क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है सर 1 और ऑर्डर है 2, हाँ अगर ऑर्डर वो 2 है, सॉल्वेंट है तो। हाँ वो सॉल्व करके आ जाएगा, SPSS सही, हाँ सॉल्व करके आ जाएगा। रेट जो था, अगर तुम्हें ध्यान हो उसमें रेट क्या था, किसके प्रोपोर्शनल था, पहले आया था R माइनस के, याद आ गया कि नहीं, फिर मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी, नहीं याद आया, ये था ना मैंने क्वेश्चन लिया था जो यस सर। यस CF3 सर, CCl2 माइनस, याद आया कुछ कि नहीं। इसकी यस सर। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट होगा रेट E1CB का, ये मैंने बताया तुम्हें। तो यहाँ यानी यहाँ पे कॉन्जुगेट ये है, ध्यान देना जरा, जैसे ये है CH2 E1CB के अंदर CH2H है, CH2 लिविंग ग्रुप बहुत पुअर और बीटा हाइड्रोजन एसिडिक, यहाँ पे लगा दो NO2 ग्रुप, समझे कि नहीं। क्वेश्चन अपने आप बना लोगे तुम, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये। अब इसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, पुअर। मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दी जो बहुत कॉमन आएंगी, बहुत कॉमनली यूज होंगी। 3 लिविंग ग्रुप पुअर कौन कौन से थे, सर FOH और वो RH। हाँ FOH और OR, और 2 और बताए थे जो थोड़े कम पुअर थे, NR3+ और SR2+, याद आ गया हेमंत। यस सर। तो ये लिविंग ग्रुप पुअर वाले, ये पुअर लिविंग ग्रुप दिख जाए और बीटा हाइड्रोजन एसिडिक दिख जाए, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं यहाँ पे, जब यहाँ नेगेटिव आएगा H हटा, नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव क्या होगा, NO2 से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं। यस सर। तो E1CB का मैकेनिज्म
इवन सीबी का मैकेनिज्म कार्बन आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद उसका मेन आरडीएस था लीविंग ग्रुप का निकलना, मेन आरडीएस था लीविंग ग्रुप का निकलना। लेकिन कार्बन आयन दोनों स्टेप में इन्वॉल्व होता है, चाहे पहले में या दूसरे में, दोनों चेक कर लो। पहला स्टेप रिवर्सिबल था कि नहीं? पहला स्टेप रिवर्सिबल। जब ये H हटा, तुम्हें ध्यान होगा मैंने स्टेप रिवर्सिबल दिखाया था, CH2Cl। जब ये H हटा तो ये आया CH2 माइनस, क्योंकि H तो हट ही नहीं सकता ना। H तो CH बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये हटता ही नहीं है ना। चाहे मैं NO2 लगा दूं यहाँ पे तो भी ये H, क्योंकि CH बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग होता है, हटता नहीं है। तो ये स्टेप होता है रिवर्सिबल, ये रिएक्शन आगे भी जाती है पीछे भी जाती है, दोनों जगह जाती है। NO2 लगा हुआ है, ये भी लगा दो यहाँ पे NO2, सही है ना। NO2 लगा हुआ है, याद आ गया कि नहीं ये? तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है कार्बन आयन, जो दोनों स्टेप में इन्वॉल्व है, अगले स्टेप में फिर Cl ये इलेक्ट्रॉन देगा और Cl हटेगा। तो इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे मेनली डिपेंड करता है इवन सीबी का मैकेनिज्म। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब एल्कलाइड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो कि टर्शरी हो? प्राइमरी। प्राइमरी। बहुत अच्छे। तो इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये होगा ऑर्डर इसमें, एल्कलाइड की एक्टिविटी ऑर्डर का। समझ आया कि नहीं? यस सर। अभी तुम्हें समझ आ गया? मैंने एक फैक्टर डिस्कस किया अभी तक, कौन सा फैक्टर? नेचर ऑफ एल्काइल है। नेचर ऑफ एल्काइड और स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइड। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। नेचर ऑफ एल्काइड और स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइड, ये इसमें से एक मिनट को। लवनिका, लवनिका क्लासेस मिस मत करो। लवनिका क्लास जरूर अटेंड करो, नाइट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ऑर्गेनिक की। ढंग से करोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा इसमें। अब जो आज मैं भी होता है, आज स्टार्ट कर दूं मैं या कल स्टार्ट करूं? एलिमिनेशन रिएक्शंस की एप्लीकेशन, यानी इनकी रिएक्शंस। E1 की मैं करा चुका हूँ, E2 की, इवन सीबी की, इवन E2A की भी मैं कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, सही ना? तो क्लासेस ज्यादा मिस करोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, तिशा, तिशा, यस सर। तिशा क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। चलो, अभी ये पहला फैक्टर मैंने डिस्कस कर दिया। अगर पीछे के इससे रिलेटेड, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड अगर लेक्चर चाहिए हो तो पीछे मैंने 3-4 क्लासेस के लेक्चर चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। अच्छा, अब हाँ, एक फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं E1 की बात करूं या E2 की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये कंक्लूजन सीधा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइड्स। अगर मैं बात करता हूं E1 CB की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये पता होना चाहिए। मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन जब तुम्हें पढ़ाया, ये एलिमिनेशन रिएक्शन CH CH2Cl, तुम्हें ध्यान होगा। E1 कब होगा? जब E1 कब होगा? गर्भ सिंगल। सर जब पोलर सॉल्वेंट है। नहीं, पोलर सॉल्वेंट नहीं, इसी के अंदर बताना है। जब क्या हटे कि E1 होगा? H हटे, Cl हटे, या दोनों एक साथ हटे? सर Cl। ध्यान देंगे। हाँ, जब Cl हटेगा तो कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया देखो। तो ये हो गया E1। क्लियर? दिस इज E1, ये E1 में हुआ। हिमांग, E2 कब होगा? सर E2 सर जब दोनों हटेंगे। जब दोनों एक साथ हटेंगे। जब दोनों एक साथ हटे, Cl भी हटे और एंटी पोजीशन से H इलेक्ट्रॉन देने जाए, दोनों के दोनों 180 डिग्री पे होने चाहिए। Cl हट रहा है, H इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, दोनों के दोनों 180 डिग्री पे होने चाहिए, तो ये E2 है। दोनों एक साथ हटे, दोनों एक साथ हटेंगे तो E2। क्रिश, E1 CB कब होगी? E1 CB कब होगी? जब H हटेगा। हाँ, बहुत अच्छे। यानी जब कार्बन आयन बने, सही ना? जब कार्बन आयन बने, जब H हटेगा तो E1 CB। ये बहुत सिंपल सी बात बताइए, सबको पता लग गया होगा ये। अगर लिविंग ग्रुप हटता है तो E1, दोनों हटते हैं एक साथ, दोनों हटते हैं एक साथ तो E2। और अगर H हटता है, जिसका हटना बहुत टफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए इसको हटाने के लिए, या साथ में एक चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप, जब साथ में क्या चाहिए? विड्रॉइंग ग्रुप, तो ही होगा E1 CB, नहीं तो नहीं होगा। यानी जो नेगेटिव आए यहाँ पे, वो नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज हो या किसी तरीके से स्टेबलाइज हो, तो E1 CB। ये तुम्हें 3 समझ आ गई। अब तुम में से कोई ये बता सकता है कि E2A कब होगा? E2A, E2A यानी कार्बन आयन बने, सर मतलब E2A। H पहले H हट जाए लेकिन H और Cl में रिमूव होने का कुछ टाइम कॉमन है।
बहुत अच्छे। H हट रहा है, H हटा 10 सेकंड के अंदर, H हटा 10 सेकंड के अंदर, और Cl जो है, Cl कितने सेकंड में हटे? उसी फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया, Cl हटे यानी कार्बन आयन रहे इस पे, कार्बन आयन ये हटे जैसे 7 सेकंड के अंदर। समझ आया कि नहीं? मतलब नेगेटिव है ना। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H, ये क्या हो? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H क्या हो? फास्टर कि स्लोअर? फास्ट। ये ध्यान रखना इसके अंदर है ना, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H शुड बी फास्ट। तो उस केस में E2 होगा, ऐसे ही E2 भी, E2C वो भी पढ़ेंगे, E2C सही ना, E2C। अच्छा अब ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे पहला फैक्टर हुआ डिस्कस, नेचर ऑफ एल्काइलाइड और स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइलाइड। ये चीज जरूर याद रखना, भूलना नहीं सही ना, जो मैंने बताया तुम्हें E1 E2 के लिए 3 2 1 है और E1 CP के लिए 1 2 3 है। नेक्स्ट फैक्टर जो स्टडी करेंगे ठीक है, इसके क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें और सही लगेगा अगर तुम्हें फैक्टर समझ आ जाते हैं, कोई फैक्टर छोड़ना नहीं है। दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अब तुम्हें ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लगेगा ये तो पढ़ाने का है ही नहीं, इसमें क्या आएगा आंसर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में? बोलो। इन जनरल मैंने तुम्हें जैसे SN1 SN2 में बताया, लिविंग ग्रुप RI RBr RCl और RF तो हटाई दो, ये है। तो ऑर्डर क्या होगा E1 E2 E1 CB में? ऑर्डर क्या होगा? RI RBr RCl। हाँ, RI सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ये होना चाहिए ऑर्डर की नहीं? ऑर्डर है ही ये। देखो E1 E2 के लिए तो ये ट्रू है, बस ये अगर तुम्हें कुछ नहीं करना फैक्टर में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन E1 CB में तो हमें पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए था ना, याद है कि नहीं? यस सर। E1 CB में क्या चाहिए था? ध्यान है ना सबको, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर। तो E1 और E2 के लिए तो सही है, लेकिन अब एक लाइन इंपॉर्टेंट बहुत, अगर मैं तुमसे कहूं E1 और E2 के लिए लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, LG लिविंग ग्रुप शुड बी गुड फॉर E1 एंड E2। तो अब अगली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या तुम में से किसी को ये याद है E1 और E2 में से कौन सी रिएक्शन फास्ट हो? कोई भी तुम में से। E1 जो है ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, E1 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा फिर H+ हटेगा, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म, याद है ना सबको ये? E1 इज 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, E2 is 1 step mechanism following transition state which has only transition state, 1 step। अब तुम में से मेरे को बता सकता है कि E1 और E2 में से which is faster? 11th वाला कोई बच्चा, हिमांग, गर्भ, हाँ E1 फास्टर, बिल्कुल सही। रीजन क्या है? सर वही SN1 वाला रीजन हो जाएगा। हाँ वही रीजन है, सेम रीजन है कि इसमें तो कार्बोकेटायन पहले ही बन गया बिना न्यूक्लियोफाइल के आए, है ना। RX है R प्लस प्लस X माइनस बन गया ना कार्बोकेटायन डायरेक्ट, किसी न्यूक्लियोफाइल ने सपोर्ट नहीं किया, किसी, इस केस में क्या बोलेंगे, किसी बेस ने सपोर्ट नहीं किया, समझिए कि नहीं। लेकिन E2 के अंदर जब तक बेस नहीं आएगा तब तक ये नहीं हटेगा, तब तक ये नहीं हटेगा। तो अब तुम ये बताओ E1 अगर है और E2 अगर है और E1 CB अगर है, ये 3 केस E1 E2 E1 CB, किसमें वेरी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए? बोलो, वेरी गुड किसमें होना चाहिए, गुड किसमें होना चाहिए और पुअर किसमें होना चाहिए? जल्दी बोलो। सर E1 में वेरी गुड और E1 CB में मतलब नॉर्मल और E2 में पुअर। बिल्कुल सही है, यही होगा ना। रीजन समझ आ गया इसका कि नहीं? यस सर। इसमें वेरी, हमें कार्बोकेटायन बनाना है इसके अंदर, इसमें कार्बोकेटायन जब बनाना है मेरे को, तो मेरे को लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, बहुत ही अच्छा, जैसे N2+। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लिविंग ग्रुप मैं बता चुका हूँ तुम्हें कौन कौन से होते हैं। N2+, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, OH2+, OR2+, इसके अलावा क्या तुम्हें ध्यान है OTS, टोसाइलेट आयन, ध्यान आया कि नहीं है? OTF, ट्रिफ्लेट आयन, टोसाइलेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन, ये तो बहुत सुपर लिविंग ग्रुप थे, याद आ गया ना ये। फिर आई हो गया, आई भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, आई भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। और E2 के अंदर गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, E2 के अंदर गुड लिविंग ग्रुप जैसे OAC आ गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब
इसमें मैं मान सकता हूँ कि NR3+, जबकि ये पुअर में काउंट किए थे मैंने, लेकिन ये इसके अंदर भी आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत ही पुअर है ये। इवन मैं आई को भी इधर मैंने लिखा है ना, आई को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अकेले फैक्टर तो नहीं है ना ये अकेला फैक्टर तो नहीं है ना डिसाइड करने के लिए लिविंग ग्रुप अच्छा होगा कि पुअर होगा। बाकी फैक्टर भी तो डिसाइड करेंगे लिविंग ग्रुप को। समझ आ रही बात कि नहीं है यस हिमांशु? है ना, बाकी फैक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं ना। कोई बहुत पुअर लिविंग ग्रुप हो उसको अच्छा बना दूं मैं प्रोटोनेट करके या किसी तरीके से, मैंने बताया वो तुम्हें पहले। तो इसलिए इन जनरल मैंने लिख दिया है कि ये अच्छे लिविंग ग्रुप है, ये ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है। और इवन सीबी में तो पुअर चाहिए। पुअर की एग्जांपल सबको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। कौन कौन से पुअर वाले? FOH OR है। OR, ये तीन भूलना नहीं है। FOH OR, दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। सही ना? तो समझ आ गया तुम्हें कि नहीं है? yes sir तो ये बता दिया मैंने तुम्हें। हाँ, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो दूसरा फैक्टर डिस्कस हो गया यहाँ पे, दूसरा फैक्टर डिस्कस हो गया। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ बेस, ये तुम्हें पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। थर्ड फैक्टर, दिस इज थर्ड फैक्टर। E1 के अंदर बेस कैसा था, याद है कि नहीं? good E1 में पुअर बेस, SN1 में पुअर न्यूक्लियोफाइल था, इसमें पुअर बेस। नहीं समझ आया? यस सर। अगर तू अच्छा बेस ले लेगा गर्व, वो तो फिर H+ को निकालने की कोशिश करेगा ना जल्दी। हमें तो yes sir कार्बोडाइन बनाना पहले। नहीं समझ बात? रेट क्या था, K/RX था ना, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बेस के नेचर पे। याद आ गया कि नहीं? yes sir E2 में कैसा चाहिए? सर गुड मतलब हाँ, इसमें रेट क्या था? रेट जो K/RX इंटू बेस। बेस। तो इसमें तो अच्छा बेस चाहिए, गुड बेस चाहिए इसके अंदर, जिसका कंसंट्रेशन भी हाई होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर बेस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। बेस का कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो E1 के लिए बता दिया, E2 के लिए बता दिया, और E1 CB के लिए वेरी गुड बेस की नहीं, उसका लिविंग ग्रुप, उसका H निकलता ना पहले तो। yes sir समझ आया कि नहीं है? बेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा लगभग, मानना E1 पे। सही ना? बेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसके लिए वीक बेस चाहिए। वीक बेस चाहिए, जैसे वीक बेस में तुम क्या कहोगे? मेनली यूज होगा ROH H2O, जो न्यूट्रल वाले हैं। और E2 के लिए स्ट्रॉन्ग गुड बेस है, तो OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये अच्छे बेस है। सही ना? ये अच्छे बेस है। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस हाँ। और इसके अलावा हम और जो अच्छे बेस यूज कर सकते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस, C2H5 होल थ्राइस N, बल्कियर बेसिस। बल्कियर बेसिस यूज करेंगे। बल्कियर बेसिस यूज करने का फायदा क्या होगा? बल्कियर बेस यूज करने का फायदा क्या होगा? बल्कियर बेस यूज करने का फायदा होगा, हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी काम ही नहीं करेंगे। न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी काम ही नहीं करेंगे, हमेशा किसका काम करेंगे? वो बेस का। और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम बल्कियर बेस यूज करते हैं। बल्कियर बेस ना DBU, DBU डाईएजो, डाईएजो बाईसाइक्लो अनडेकेन, डाईएजो बाईसाइक्लो अनडेकेन, ये भी यूज करते हैं कई बार। मैं एक बार एक का स्ट्रक्चर बता देता हूं तुम्हें। डाईएजो, ये 6 की रिंग, फिर यहाँ पे 7 की रिंग, 6 की रिंग और उसके बाद 7 की रिंग, N 7 की रिंग चलेगी। एक मिनट, ये 7 की रिंग, ये डाईएजो बाईसाइक्लो अनडेकेन। ये याद इसको याद करना, नहीं तो भूल जाना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस स्ट्रॉन्ग बेस है, यही पता हो काफी है। और अगर ये रिंग 5 की हो जाएगी ना, तो DB क्या बन जाएगा? DB नोनेन आ जाएगा ना। 5 की रिंग बन गई ऊपर 7 की जगह, तो नोनेन आ जाएगा। इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। DBN डाईएजो बाईसाइक्लोनोनेन, DBN, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं। कई बार वर्ड यूज कर ले तो घबराना नहीं है। और DBN और DBU क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और बल्कियर बेसिस है। समझिए कि नहीं? E1 CB के लिए रिक्वायरमेंट होता है इनका, E1 CB के लिए, ताकि एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो मिल रहा है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके चांसेस बहुत नील हो जाए।
सही ना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, जल्दी से देखेंगे 4 पॉइंट। 4th पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिस मैकेनिज्म के अंदर कार्बन आयन बन रहा है, जिस मैकेनिज्म में कार्बन आयन बन रहा है, उधर कैसा होना चाहिए, उसमें कार्बन आयन या कोई भी आयन बन रहा है, उसमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, पोलर प्रोटिक की नहीं? यस सर। नहीं समझ बात। जिसके अंदर आयन बन गया उसके अंदर तो मेरे को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा, जैसे H2ROH, समझ गए कि नहीं? यस। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहाँ चाहिए होगा, E2 के अंदर, जिसमें इसमें भी कई बार हम पोलर प्रोटिक यूज करते हैं, लेकिन इसमें मेरे को आयन तो नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं पोलर एप्रोटिक यूज करता हूँ। क्लियर है कि नहीं? जैसे एसीटोन, DMSO, DMF, ये सब, इसमें कोई आयन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसमें आयन चाहिए मेरे को। जैसे E1 में कार्बोकैटायन चाहिए और E2 के अंदर कार्बन आयन चाहिए, सही ना। और लास्ट फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले फैक्टर में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर हाई। देखो टेम्परेचर वाले फैक्टर में कोई भी रिएक्शन तुम देखो, जैसे C2H5Cl, टेम्परेचर हाई होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। C2H5Cl मैंने डाला इसके अंदर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डाल दिया अगर इसके अंदर, तो एल्कोहलिक KOH डालने से क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, इथीन मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल मान लो R वाला ROH मिलेगा, और साथ में KCl मिल जाएगा। ये मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट, यहाँ 3 प्रोडक्ट, तो डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एलिमिनेशन है तो डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर क्या हो, हाई। दोनों पॉजिटिव हैं। हाँ, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई सच दैट टी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो उस केस में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया कि नहीं? यस समझ आया कि नहीं? ये पूरा 5 फैक्टर्स कराए हैं मैंने, 5 फैक्टर क्लियर हो गए कि नहीं सबको? कोई डाउट तो पूछो। 5 फैक्टर के अंदर ध्यान देंगे, 5 फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर था जो E1 और SN1 में डिफरेंशिएट करता है, जो E1 और SN1 में डिफरेंशिएट करता है, वो था टेम्परेचर। पहले 4 फैक्टर सेम थे, पहले 4 फैक्टर सेम, SN1 के लिए भी E1 के लिए भी। कौन सा डिफरेंशिएट करेगा E1 के अंदर, टेम्परेचर वाला फैक्टर। और कौन सा ऐसा फैक्टर था E1 और E2 में डिफरेंशिएट करेगा, नेचर ऑफ एल्काइल। बेस फुल बेस। बेस करेगा मेनली 99% केसेस में बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो E2, पुअर बेस तो E1, स्ट्रॉन्ग बेस तो E2, पुअर बेस तो E1। समझ आया पूरे फैक्टर्स की नहीं? यस सर। चलो थोड़ी देर के लिए रिवीजन करना, मैं एक आध एप्लीकेशन कराऊंगा इसकी E2 की।